तो सवाल नंबर 3 में क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड तुम लोगों को बता रखे हैं, ठीक है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? मुकेश कुमार 12 में किससे यहाँ से भाग देंगे, बता सकते हो? किससे? हमने क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है 2 से दे सकते हो, लेकिन एक क्रम में देंगे, पहले छोटे शुरू करेंगे। डायरेक्ट 3 से भी लग जाएगा, ठीक है, लेकिन छोटे शुरू करना है, ठीक है ना। तो छोटा अभाज्य संख्या 2 से अगर लग रहा है तो लगा देंगे, ठीक है ना। तो 2 से 12 भाग देंगे तो भागफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वही भागफल को यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6 लग जाएगा। और इसमें अगर बाकी अगर भाग देते हैं इसमें तो किसी संख्या से लगेगा नहीं। अगर लगाने की कोशिश करोगे 3 से ही लगेगा। किससे लगेगा? अगर लगाते हो तो 3 से ही लगेगा, ठीक है ना। फिर 15 हो गया, ठीक है। 3 से लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है इसमें। फिर 15 से भाग, 15 में किससे भाग? 2 से इसमें लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 3 बचे, ज्यादा करोगे तो 5 से 1 हो जाएगा। इसको लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 7 से 1 हो गया, ठीक है ना। अब सबका क्या करो, यहाँ जो ना संख्या लिख लो, ठीक है ना। 12 का क्या क्या गुणनखंड आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 आया, ठीक है ना। और इसका क्या आया तुम्हारा? 15 का आया 3 गुना 5 गुना 1, और इसका 21 का आया 3 गुना 7 गुना 1। देखो तीनों में कौन संख्या है जो कि तीनों में मिल रहा है? 3, देखो तीनों में मिल रहा है। इसमें भी है 3, इसमें भी 3 है। तो ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया। क्या हो गया ये? एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 3। 1 भी मिल रहा है, 1 भी लिख देंगे, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फिर एलसीएम लिखना है। एलसीएम देखो, एक तो जो मिला पहले लिख लो, ठीक है ना। इसको आसान रहेगा बनाने में कि जो मिलता है पहले और जो नहीं मिला सबको उतार देना है, ठीक है। तो 2 3 मिला है और बाकी कौन कौन नहीं मिला है? 2 नहीं मिला है, फिर 2 नहीं मिला है, फिर तुमको 5 नहीं मिला है, फिर 7 नहीं मिला है। सबको गुना करेंगे कितना होगा? 3, कितना हुआ? 420, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें समझ में आ रहा है? गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। कौन मोबाइल बजाता है? अब मोबाइल बंद करो। तो ये सवाल तो सब कल बना लिया था ना, ठीक है। तब आगे देखो 1 नंबर हो गया, इसको उतारना तो है नहीं उतारना है। चलो ठीक, चलो 2 नंबर, ठीक है ना। 2 नंबर में 2 नंबर सवाल है कितना? 17 23 और 29। 2 नंबर है 17 23 और 29 है और 29। तो 17 का देखो, 17 खुद अभाज्य संख्या है ना। 17 खुद अभाज्य संख्या, इसमें अगर भाग लगाओ तो किससे? 17 से ही लगेगा, नहीं लगेगा। और 23 भी खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 से भाग लगेगा, 23 हो गया। 29 भी क्या है? खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 से लगेगा, ठीक है ना। अब देखो 17 का बराबर कितना हो गया? 17 गुना 1। 23 बराबर कितना हो गया? 23 गुना 1। और 29 बराबर क्या हो गया? 29 गुना 1। तो तीनों में कौन सा मिल रहा है? 1 मिल रहा है। एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। और एलसीएम कितना? तीनों मिलना चाहिए सर। हाँ, तीनों में मिलना चाहिए। एचसीएफ जब भी निकालेंगे तीनों मिलना चाहिए। और एलसीएम निकालोगे ना, एलसीएम निकालोगे तो वो तीनों मिलना चाहिए। मिलना मतलब देखो, एलसीएम पहले जो तीनों में मिलता है एलसीएम में, उसको एक बार लिखते हैं। या एलसीएम में 2 में भी मिलता है तो उसको भी मिलाना है। कई बार एलसीएम ऐसा भी आएगा निकालने के लिए कि 2 में गुणनखंड उसका मिल रहा है, वो भी क्या करना है? उसको घेर देना है, उसको एक बार लिखना है। समझ में आ रहा है? ये एक के बार लिखना है उसको। अगर 2 में भी मिल रहा है तो उसको एक बार लिखोगे, ठीक है ना। और देखो एचसीएम में जो तीनों में मिला वो सीएफ हो गया। अब जो देखो एलसीएम 3 तो नहीं मिलेगा था, 3 में नहीं मिलेगा। जैसे कि इसमें देखो 3 में कई मिलने की संभावना, 1 तो कम से कम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसमें देखो कुछ नहीं, कोई संख्या नहीं मिला, 1 तो मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? देखो हमेशा ही क्या होता है कि ये जो 17 हो गया, 23 हो गया, ये सब जो ना, अगर 2 को अभाज्य संख्या लोगे ना तो अभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। इसमें
तो इसमें अगर तीनों में जो मिल गया तो उसको वो क्या हो गया, एचसीएफ। ये समझ में आ गया सबको? और एलसीएम जो है ना, जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, और बाकी जो नहीं मिला सबको उतार देना है। इसमें एक मिला तो एक नहीं हो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी कौन कौन नहीं मिला इसमें? तो 17 गुना 23 गुना 29, इसको गुना करेंगे कितना होगा? कितना है कोई बता सकते हो इसका? 1139, ठीक है ना? ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक है इसमें, ठीक है ना? गुना सही सही है रे? हाँ सर सही है। नहीं सही है। तुम गुना जो जो होगा बीच में सही बताओ। गुना गुना तो गुना हम करके देखना पड़ेगा। सही है, बीच में 3 होगा। यहाँ 3 के आगे हाँ सर। इसमें 3 है, सही बता रहे हो? 11 33 तो गुना भी गलत बता रहे हो तुम लोग। ठीक है, वही तो सोच रहे कि इतना कम इसका संख्या गुना कैसे होगा? 11 33 9 देख लो, गुना चेक करो, इसका गलती हुआ चेक करो। ठीक है, इसमें गुना गुना सही है ना सब? चलो हो गया ये, इसको उतारना नहीं है, ठीक है इसमें। चलो एक सवाल और है, ठीक है इसमें। 336 और 54, 336 और 54। ये 3 नंबर सवाल है। 336 3 नंबर है 8 9 25, यही ना? 8 9 3 नंबर से 8 9 और 25 है। ठीक है, 8 का गुणनखंड हो गया तुम्हारा 2 चौके 8, 2 दूना 4। ठीक है, 1 हो गया, 9 का हो गया 3 तिया 9, 3 का 3। ठीक है, 25 हो गया, 5 25, 5 का 5। ठीक है, अब देखो 8 बराबर हो गया तुम्हारा, 8 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और 9 बराबर हो गया 3 गुना 3 गुना 1। 25 बराबर हो गया 5 गुना 5 गुना 1। अब देखो तीनों में कौन सा मिल रहा है? क्या मिल रहा है? एचसीएफ कितना हो गया तुम्हारा? 1 हो गया। ठीक है, और एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम देखो इसमें तीनों में देखो जो मिला उसको एचसीएफ हो गया। अब जो नहीं मिलता सबको उतार देना। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, अब 5 गुना 5, सबका गुना करने के बाद कितना आया? 1800 आ गया। ठीक है ना, ये इसमें तीनों सवाल बन गया। ठीक है ना इसमें। चलो इसको उतारना है, किसी को नहीं उतारना है? चलो ठीक है, ठीक। चलो अगला सवाल है तुम्हारा। अगला सवाल है तुम्हारा कि एचसीएफ इतना का 9 और एलसीएम एन ज्ञात करना। ठीक है, अगला क्या नंबर सवाल है? 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर सवाल है। एचसीएफ दिया है 306 और कितना दिया है? 657। ठीक है, और इसका बराबर 9, एचसीएफ 9 दिया है। ठीक है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करें। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि ये पहली संख्या है, और क्या है? ये पहली संख्या दूसरी संख्या का एचसीएफ कितना है? 9 दिया। ठीक है, तो और एलसीएम जो है ना इसका ज्ञात करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सूत्र बताए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या कितना है? 306 है, दूसरी संख्या 657। ठीक है, बराबर हो गया एचसीएफ इसका 9 दिया है
और एलसीएम एलसीएम तो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो एलसीएम का एलसीएम लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये हमको समीकरण जैसे बनाते हैं समीकरण, ठीक, एक्स वगैरह का मान जैसे वाई निकालते हो ना, तो उसी तरह इसको ज्ञात करने के, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुना 657 बटे कितना हो गया 9, ये हो गया। तो 9 से कटेगा ये कितने बार में कटेगा ये 34 बार में डायरेक्ट कटा सकते हो, ठीक है। 34 बार में कट गया, इसको 34 गुना इतना करेंगे कितना आएगा 12 33 8, इसको बोलो ये तुम्हारा एलसीएम हो गया, ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसमें ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो है ना कोई भी संख्या कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि कई बार आएगा पहली संख्या निकालने के लिए, अगर एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा, हो सकता है पहली संख्या निकालना रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, ठीक है। तो पहली संख्या को पहली संख्या लिख दो या इसके बदले में एक्स लिख सकते हो। माना कि पहली संख्या बराबर एक्स, उसके बदले में एक्स लिख दें, फिर उसके बाद जैसे बनाए वैसे बना लेना। अगर मान लिया कहेगा दूसरी संख्या निकालने के लिए, दूसरी संख्या की जगह पे क्या करेंगे यहाँ एक्स लिख देंगे, या दूसरी संख्या रहने देंगे, ठीक है। इस तरह से उल्टा पुल्टा करके इसको हम निकाल सकते हैं। सूत्र इसी को याद रखना है, ठीक है, सूत्र इसी को याद रखना है। लेकिन कई बार तुमको दे देगा क्या कि दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। मतलब दोनों संख्या गुणनफल दिया रहेगा, तब यहाँ ये क्या करोगे, इसको गुना नहीं करना है, इसको यहाँ जितना गुना आया तो वही पूरे यहाँ लिख देना, समझा। अगर दोनों संख्या गुणनफल दिया रहेगा, मतलब कि ये मान दिया रहता है, बोला कि दोनों संख्या गुणनफल 12,338 है, और क्या है एचसीएफ कितना है 9 है, एलसीएम ज्ञात करें, तब यहाँ गुना करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, डायरेक्ट लिखना था जो मान दिया है दोनों संख्या गुणनफल, उसमें वही सूत्र लिखता है, दोनों संख्या गुणनफल बराबर, ठीक है ना, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। इस तरह का भी सवाल आता है, ठीक है। इसमें चलो ये सवाल क्लियर, ये सवाल तुम लोग कल बनाए थे इसको, चलो ठीक है, इसको ठीक है। अब चलो हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, इसमें हमको जांच क्या करने बोल रहे हैं, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n है, यानी n की जगह पे कोई प्राकृत संख्या हो सकता है। प्राकृत संख्या समझते हो ना, जो कहां शुरू होता है प्राकृत संख्या 1 से, यानी 6 पर पावर 1 भी हो सकता है, 6 पर पावर 2 भी हो सकता है, 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 4, कोई भी मतलब इस तरह 4 5 कोई भी प्राकृत संख्या, जो संख्या क्या होता है 1 से शुरू होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, जीरो नहीं है, जीरो प्राकृत संख्या है नहीं है, जीरो प्राकृत संख्या ना ही माइनस में, कहीं पावर पे माइनस में भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n के ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा प्राकृत संख्या, क्या होगा वो प्राकृत संख्या होगा, ठीक है ना। प्राकृत संख्या होगा तो वो क्या शून्य पे समाप्त होता है, शून्य पे देखो समाप्त होने वाली संख्या क्या है, मतलब हमने कोई संख्या लिखते हैं जैसे कि 6 5 0, इसका अंतिम अंक क्या है शून्य है ना। तो सबसे पहले जानना है कि शून्य पे संख्या कौन समाप्त होता है। देखो किसी भी संख्या का गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है, 2 और 5, अगर उस संख्या गुणनखंड में अगर 2 और 5 है तो वो संख्या हमेशा शून्य में है, वो शून्य पे समाप्त होगा। जैसे कि मान लिया कि तुमने, चलो कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लिया कि जैसे 20 ले लिया 20 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 5 2 दूना 4 4 5 20, देखो 2 और 5 आया, तभी इसके अंतिम में शून्य है। अब तुम जैसे मान लिया 9 लेते हो या 12 लेते हो, 12 लिया तो 12 कितना 2 दूना 4 दिया, इसमें देखो 2 तो आया है लेकिन 5 आया है। ये भी ध्यान रखना कि दोनों आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए 5। अगर मान लिया कि संख्या में 2 आया है और 5 नहीं आया, अगर तुम इसमें 5 अलग से अगर बिठा दो तो देखो वो संख्या शून्य पे समाप्त होगा। मान लिया कि हम अलग से इसमें 5 बैठा दिया, अब गुना करो कितना आता है 2 दूना 4 4 दिया 12 12 पंचे कितना हो गया 60, बताओ शून्य पे समाप्त हो रहा है। ये नियम सीख रहा है, शून्य पे समाप्त होने का नियम। कोई भी संख्या शून्य पे तभी समाप्त होगा जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आना चाहिए, एक नहीं दोनों। समझ में आ रहा है ये 2 और 5 दोनों, कोई भी संख्या ले सकते हो। और मान लिया कि ले दिया हमने 15 लिए, तो 15 में देखो क्या 3 गुना 5 है ना, तो 5 दिया 15 हो गया। बताओ 15 यहाँ 0 पे समाप्त है, 15 के अंतिम अंक क्या है ये 5 है इसमें। तो बताओ इसमें 5 तो आ गया है लेकिन 2 आया है, तो बताओ ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। 2 इसमें बिठा दें अलग से, देखो अब गुना करो 5 दूना 10 दिया
30। बताओ कि ये संख्या शून्य पे समाप्त हुआ कि नहीं? हाँ? ये सब क्लियर है कि अगर मान लें कोई भी संख्या को जांच करने के लिए बोलेगा कि शून्य पे समाप्त हो सकता है, तो शून्य पे समाप्त होने का नियम क्या है? अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 गुणनखंड है, यानी 2 और 5 अभाज्य संख्या आता है, तभी वो संख्या क्या होता है? शून्य पे समाप्त होता है, अन्यथा वो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। ये रूल है, ठीक है ना? इसमें तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि शून्य पे समाप्त कौन कौन संख्या होगा, ठीक है? अब चलो इसको जांच करनी चाहिए, शून्य पे समाप्त होगा। तो मान लें कि संख्या को मानते हैं, इसमें कौन संख्या दिया है? 6 पर पावर कितना दिया है? n दिया है, ठीक है ना? हमने चलो a बराबर मान लेते हैं, माना कि a बराबर क्या मान लिया? 6 पर पावर n। 6 पर पावर कितना मान लिया? n मान लिया, ठीक है? तो तब a बराबर क्या होगा? तब a बराबर क्या होगा? इसका गुणनखंड कितना होगा? 2 गुना 3 पर पावर n होगा। 6 का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुना 3 पर पावर n होगा कि नहीं? n होगा। तो मतलब कि यहां अगर इसका गुणनखंड देखो क्या आया? 2 और 3 आया। अब इसमें दूसरा चांस है कि इसमें 5 आ सकता है कभी। इसमें 5 आने की संभावना, क्योंकि 2 तो आ गया है। जब तक कि 5 नहीं आएगा तब तक ये शून्य पे समाप्त होगा नहीं होगा। इसमें 5 आने की कोई संभावना है, क्योंकि ये अद्वितीय संख्या क्या है? ये इसमें कोई दूसरा संख्या अब प्रवेश नहीं कर सकता, दूसरा संख्या अब आ नहीं सकता। बताओ ये संख्या कभी शून्य पे समाप्त होगा? 6 पर n कुछ भी बैठा दो, अगर मान लें 6 पर तुमने 2 बैठा दिया तो 6 गुना 6 हो गया ना। इसको गुणनखंड करो, कितना होगा? 2 तिया 6, फिर हो गया 2 तिया 6। किसी भी हालत में बताओ इसमें 5 आएगा? मतलब 6 पर हमने 3 बैठा दिया तो कितना होगा? 6 गुना 6 हुआ ना। इसमें हो गया 2 तिया 6, 2 तिया 6। किसी भी हालत में इसमें बताओ कि 5 आ सकता है, चाहे जितना भी पावर यहाँ बैठा दो, 3, 4, 5, 6 बैठा दो, कुछ ही बैठा दो। जब गुणनखंड करोगे 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा ही नहीं तुम्हारा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? चाहे जितना भी यहाँ पावर क्या करेंगे? बैठा देंगे, जितना भी घात यहाँ बैठा देंगे, 3, 5, 6, 7, 8 कुछ भी बैठा देंगे। जब उसका तुम गुणनखंड करोगे उसमें 2 और 3 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। इसलिए क्या है? 2 और 3 इस संख्या के लिए क्या है? अद्वितीय। समझते हो ना? अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा संख्या इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है? इसमें ये बिल्कुल क्या है कि अद्वितीय है, ठीक है? इसमें तो इसमें लिखना है, इसको लिखो। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या है, ठीक है? 2 और 3 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ क्या है? 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या हो गया? इसमें 2 और 3 अभाज्य संख्या है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? देखो, हम जानते हैं कि यहाँ लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंक शून्य पे तभी समाप्त होता है। किसी संख्या का अंक शून्य पर तभी समाप्त होता है, जब उस संख्या के गुणनखंड में, उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आता, ठीक है? यानी कि ये चीज हमने लिख दिया कि कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त तभी होगा जब उस संख्या के गुणनखंड में क्या आता हो? 2 और उस संख्या के गुणनखंड में क्या आता हो? 2 और 5 आता हो। बताओ इसमें 2 और 5 है? इसमें 2 और 5 है इसमें? लेकिन लिखोगे 6 पर पावर n की संख्या में
2 और 3 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। 2 और 3 के अलावा 3 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। 2 और 3 के अलावा इसमें कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसमें चलो इतना पहले उतारो, समझे। देखो ये तुमने ये समझ में आ गया कि हल्ला नहीं, इस संख्या में 6n की पावर n की संख्या में 2 और 3 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं आ सकता। लेकिन हमने क्या लिखा है कि हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या का अंक शून्य पे तभी समाप्त होता है जब उस संख्या के गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आता हो। ठीक है, इसमें 2 और 5 है। अब इसमें क्या है, लेकिन 6n की संख्या में 2 और 3 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। तब इसके बाद यहां से हम आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से आगे लिखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2n गुना, देखो रे a बराबर 6 पर n संख्या था ना, है ना, उसको अलग अलग जैसे कि 2 गुना हल्ला नहीं, यहां देखो ध्यान से देखो, देखो हमने अभी लिखा था 2 गुना 3 पर पावर n लिखा था कि नहीं, लिखा था। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं इसमें, 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 और 3 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड है ही नहीं। ठीक है ना। तो का गुणनखंड अद्वितीय है। क्या है ये, अद्वितीय है। ठीक है, अद्वितीय है। ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित के हम लोग जो आधारभूत प्रमेय पढ़े थे उसी से, अंकगणित के लिख दो, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्या है कि इसमें कोई दूसरा, हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में यही पढ़े थे कि जब भी किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, उसमें जो अभाज्य गुणनखंड आ गया फिर उसके अलावा कोई अन्य संख्या उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, जो वही अद्वितीय है। क्या है वो, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या उसमें आ नहीं सकता। इसलिए इसमें 2 और 3 के अलावा कोई संख्या दूसरा आ सकता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हम लोग यही सीखे थे, किसी भी गुणनखंड में जो गुणनखंड तुम्हारा आ गया है उसके अलावा उसमें कोई दूसरा संख्या आ नहीं सकता है। ठीक है, इसमें अंकगणित आधारभूत प्रमेय से क्या हो गया, इसमें 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n का जो गुणनखंड अद्वितीय है, क्या है ये, इसमें कोई दूसरा आ नहीं सकता। 2 बार 3 बार हम समझा रहे हैं। ठीक है, इसको समझना बढ़िया। ठीक है, अभी एक सवाल बनाने के लिए देंगे। ठीक है, इसलिए इसमें 5 आने की कोई संभावना तो है नहीं। ठीक है ना, इसलिए, ठीक है, इसलिए लिखो, इसलिए। ठीक है, तो 6 पर पावर n की संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें, इसके गुणनखंड में, क्योंकि इसके गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कभी भी 5 नहीं आ सकता। कभी 5 आएगा, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आएगा। कभी भी गुणनखंड में कभी भी 5 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। ठीक है ना, ये प्रूव हो गया तुम्हारा, ये जांच हो गया। ठीक है, इसमें प्रूफ लिखना इसमें जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें जांच हो गया तुम्हारा। चलो इसको उतारो फटाफट। देखो रे, ये हल्ला नहीं करोगे, जांच करना है क्या, इसमें 4n पर पाहन अंक है। हल्ला नहीं, संख्या 4n अंक शून्य में समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना, तो माना बराबर क्या मानेंगे, a बराबर क्या मानेंगे, 4 पर पावर n। इसका गुणनखंड a बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना
2 पर पावर n, ठीक है। इसमें 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है इसमें, तो यहाँ लिखोगे, यहाँ 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या है। तो क्या करता है कि 2 लिख देता है, फिर यही करता है, लिखा है ना। जब इसमें 2 समान है तो एक के बार लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा रे। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 यहाँ क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है इसमें, बताओ, इसमें 2 तो आ गया है। हम लोग लेकिन जानते हैं क्या, कोई भी संख्या शून्य पे तभी समाप्त होता है जब वो संख्या गुणनखंड में 2 और लेकिन हम लोग जानते, लिखो, हम जानते हैं कि ठीक है, कोई संख्या शून्य पर समाप्त तभी होता है, जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है, 2 और 5 हो, ठीक है। कोई भी संख्या शून्य पे तभी समाप्त होता है जब संख्या को अभाज्य गुणनखंड में क्या हो, 2 और 5 हो, ठीक है। लेकिन बताओ, यहाँ 2 और 5 है, लेकिन यहाँ 2 तो है, लेकिन 5 यहाँ 2 तो है। जैसे भी अपने मन से देखो, अपने मन से भी बना के सेंटेंस लिख सकते हैं, बतवा वही करना है, बात वही चला जाता है, ठीक है। अपने मन से भी सेंटेंस बना के, क्योंकि हम इसको जांच करना है ना। इसमें 2, यहाँ 2 तो है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, ठीक है। 2 तो है लेकिन इसमें 5 है, 2 है लेकिन 5, इसलिए इसमें क्या है, इसलिए a बराबर 2 पर पावर n गुना 2 पर पावर n क्या है, अद्वितीय है। क्या है, गुणनखंड अद्वितीय है। कैसे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। अंकगणित के ब्रैकेट में लिख देंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, ठीक है ना, है ना। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या, अद्वितीय, इसके अलावा इसमें कोई आ नहीं सकता है, 5 इसमें आ नहीं सकता, ठीक है। फिर इसलिए कभी भी 4n की संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट अगर यहाँ ये सब नहीं लिख सकते हो तो हमने यहाँ तक लिख सकते हैं कि ये गुणनखंड जरूर करोगे, ठीक है। ये गुणनखंड जरूर करोगे, और ये हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पे तभी समाप्त होता है जब संख्या गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 और 5 हो, ठीक है। इतना लिख के, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट लिख देना, इसलिए 6 पर n पावर n की संख्या शून्य पे समाप्त। इतना भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं सजाने की जरूरत कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सजा दोगे थोड़ा सा ना होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। जितना भी इसको बना के लिख सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित चीजें, जो भी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 7 नंबर सवाल बना रहे हैं, ठीक है। तो 7 नंबर सवाल को सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको हम सवाल ये बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर सवाल छूटा, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। 6 नंबर सवाल, ठीक है। तो 6 नंबर में क्या है सवाल, व्याख्या कीजिए
व्याख्या कीजिए, मेरा ध्यान से निकल गया, ठीक है। व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुना 11 कितना लिखा है? हल्ला नहीं करो, अरे राकेश कुमार हल्ला नहीं, कोई हल्ला नहीं करेगा, ठीक है। 7 गुना 11 गुना कितना दिया है? 13 जोड़ 13 और कितना है तुम्हारा? 7 गुना 6, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों है? क्यों है? क्वेश्चन मार्क इसमें, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्यों है? क्वेश्चन मार्क नहीं, ठीक, क्यों है, ठीक है। देखो रे, ये 2 संख्या इसमें है, एक संख्या तुमको ये है, दूसरा संख्या क्या है? ये बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या है, तो क्यों है? हमने ये बता रखा, ध्यान देना इधर, हमने कल ये प्रमेय में बताया था, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में, कि कोई भी संख्या अगर भाज्य संख्या तभी होता है जब उसका गुणनखंड क्या हो? क्या हो गुणनखंड? वो भाज्य संख्या हो, क्या हो? अगर तुमको अगर ये जांच करना है, ठीक है ना, अगर तुम सीधा सीधी कुछ नहीं जानते तो क्या करोगे? इसको गुना करके उसमें 13 को क्या करोगे? जोड़ दोगे और उसका गुणनखंड करके देखो, इस सब में देखो भाज्य संख्या आता है, भाज्य संख्या भी करेगा अंड्रे। अगर मान लो कि सब भाज्य संख्या आता है, इसका मतलब क्या है कि वो भाज्य संख्या, क्या है वो? भाज्य संख्या है। यानी कि ये पॉइंट याद रखना कि कोई भी संख्या भाज्य संख्या तभी होता है जब उसके गुणनखंड में कौन संख्या है? वो भाज्य संख्या है। क्या है इसको? ये हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में ये पढ़े हैं, ठीक है। इसमें अब इसको जांच करते हैं, क्या इसमें भाज्य संख्या आता है? हम देखो दूसरे तरीके से थोड़ा जांच करते हैं। ये बराबर क्या हो गया तुम्हारा? 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ कितना हो गया? 13, ठीक है ना। हम गुना करके और इसको डायरेक्ट जोड़ के नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखो इसको शॉर्टकट तरीका बनाने का क्या है, इसमें 13 देखो दोनों बार है, तो 13 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या करें इसमें? क्या बचा? 7 गुना 11 गुना 1 बचा और प्लस क्या बचा? 1 बचा। देख रहे हो इसको कैसे किए? इसको इसमें 13 देखो दोनों में है, तो इसको यहां से ले लिए, इसमें 13 तो इसका 13 यहाँ आ गया, कॉमन में आ गया। ये भी 13 गुना 1 करेंगे कितना? 13 होगा। अब देखो इसको क्या है, अगला स्टेप 13 गुना कितना हो गया? 11 77 और जोड़ हो गया 1, यही ना, तो हो गया 13 हो गया और गुना कितना हो गया? 78, ठीक है। इसको भी गुणनखंड कर दो। 13 गुना 78 को कैसे करेगा? 78 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 78 का गुणनखंड 2 हो गया, 2 तिया 6 और 2 9 18, फिर 3 से 3 का 3 3 तिया 9, कितना आ जाएगा? 3 गुना 13, ये ना आएगा? बताओ 2 गुना, ठीक है ना, तो 2 गुना 3 गुना 13। बताओ इसमें कौन सा भाज्य संख्या है? कोई भाज्य संख्या है? इसमें सारे से गुणनखंड जो आया क्या है? वो भाज्य गुणनखंड है। तो हमने क्या बताया कि अगर किसी संख्या का गुणनखंड भाज्य गुणनखंड हो, गुणनखंड में भाज्य संख्या हो, ठीक है ना, तो वो संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या। क्या होता है वो? भाज्य संख्या होता है। क्या होता है वो? इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या है कि इतना की संख्या क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो इसलिए अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। अभाज्य संख्याओं का, यहां लिखोगे ए क्या है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड, यहां डायरेक्ट इसलिए लिखना, यहां ए के बराबर जो माने ना, ए क्या है? अभाज्य संख्याओं का। पहले तुम लोग इतना उतारो, ठीक है, इसमें नीचे, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहां जो ए बराबर तुम्हारा मान ये प्राप्त हुआ है, बताओ ए बराबर यह मान प्राप्त हुआ है। ए क्या है कि अभाज्य संख्या गुणनखंड हुआ कि नहीं? देखो ए अभाज्य संख्या गुणनखंड है। ए क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। क्या है?
गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए ठीक है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है ये, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। ये जो मान मेरा यहाँ निकला और क्या है, अभाज्य संख्या गुणनखंड है। अभाज्य संख्या अगर गुणनखंड होता है तो वो संख्या क्या होता है, भाज्य होता है। इसलिए क्या हो गया, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 कितना हो गया, भाज्य संख्या। क्या हो गया ये, भाज्य संख्या, ठीक है। चलो रे, ये हल्ला नहीं, ये इसका मान हम लोग है ना, इसके बारे में ये क्या है कि भाज्य संख्या ये हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, जांच कर चुके हैं, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अब दूसरा नंबर इसमें 2 सवाल है। क्या है इसमें, 2 सवाल है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको बनाते हैं, इसको b बराबर मान लेते हैं, उसको a बराबर माने तो इसको क्या मानेंगे, b बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसमें तो क्या हो गया, b बराबर क्या लिखेंगे, b बराबर क्या लिखेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। अब प्लस कितना हो गया, 5, ठीक है। इसमें देखो कॉमन क्या क्या आ सकता है, बता सकते हो इसमें दोनों में क्या है। इसमें जैसे कि इसमें इस संख्या में इसमें क्या है, देखो 5 दोनों में, तो 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही बचा। और इधर हो गया प्लस 1, यही होगा रे, प्लस 1, क्योंकि 5 क्या हो गया, कॉमन आ गया तुम्हारा। 5 गुना 1 करेंगे 5, इसमें 5 है ये, तो 5 इसका यहाँ निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसको गुना करो, 5 हो गया, और इसको गुना करो, कितना होगा, 7 42, 42 और 24 को पूरा गुना करो, देखो कितना आता है, कितना आएगा पूरा गुना करने के बाद, देखो हम गुना 7 42, 42 और 4 या 12, 12 गुना 24, 42 गुना 24 करो, 42 गुना 24, 4 दूना 8 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, और 4 चौके 16 की 6, 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 6 4 10 की 0, बाकी 1 8 1 9 की 0, 1008 आया, कितना आया, 1008, ठीक है। और प्लस हो गया 1 उधर, यही ना यार। 5 गुना कितना, 1009 हो गया, आपने बताओ 1009 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है बता। 5 भी अभाज्य संख्या, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या। बताओ ये भी क्या, भाज्य संख्या है। तो b बराबर क्या है, b का मान, इसको तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है ना, 1009 तो खुद अभाज्य संख्या, इसको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें तो b का मान क्या है, अभाज्य संख्या, b का मान अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है ये, भाज्य संख्या है, ठीक है। b का मान क्या है, b का मान जो निकला है वो सब क्या है, अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, ऐसे भी लिख सकते हो, अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, या अभाज्य संख्या लिख दे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। या यहाँ लिख दोगे अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या, क्या है ये, भाज्य संख्या, ठीक है।